बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 38 के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम कर रहे हैं एरर्स का, कॉमन एरर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो होगी वो होगी कि कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस या एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस। अब देखो बच्चों, प्रेपोजिशंस के लिए भी फिर वही मेरी बात जो हर वीडियो में होती है कि प्रेपोजिशंस को पढ़ने से, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये भी यूजेज है, वही यूजेज है जो हमने प्रेपोजिशन के यूजेज में देखी थी, प्रॉबेबली लेक्चर नंबर 15 में या लेक्चर नंबर 16 में। तो लेक्चर नंबर 15 और 16 जो मेरा लैंग्वेज सीरीज़ का है, उस लेक्चर से पहले आपने पढ़ना है, फिर आपने इस चैप्टर को देखना है। और ये आप देखोगे कि मेजॉरिटी बातें वही होंगी। आप समझ लो कि हम एक किस्म का इनको रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। इनको हम वही चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ कर रहे हैं एक नई शक्ल में कि जी एरर्स की शक्ल में क्या आता है। और एरर क्या है, आपको मैंने उस दिन बताया था, जब हम यूजेज कोई गलत करते हैं तो वो एरर बन जाता है, ठीक है। तो हम इसके एरर्स जो हैं वो आज शुरू करेंगे, एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। ये हमने फिर लेक्चर नंबर 15 में और लेक्चर नंबर 16 में हमने 2 वीडियोस बनाई थी इसकी प्रेपोजिशन की, कि 15 और 16। इसमें हमने देखा था कि प्रेपोजिशंस उन वर्ड्स को कहा जाता है, द वर्ड्स दैट कंबाइन अ नाउन या शो अ रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड ए प्रोनाउन विद अ वर्ब और अनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी मीन्स किसी वर्ब के साथ उनका रिलेशन या किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ उनका रिलेशन। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ अ बुक इज़ ऑन द कबर्ड या बुक इज़ इन द कबर्ड। देखो ना, बुक इज़ ऑन द कबर्ड तो इसका मतलब क्या हो गया, कबर्ड के ऊपर पड़ी है। इन द कबर्ड इसका मतलब कबर्ड के अंदर पड़ी है। तो क्या चेंज हुआ बच्चों, रिलेशन चेंज हुआ। इस रिलेशन को आज हमने पढ़ना है कि इस रिलेशन में क्या तब्दीली जो है वो आती है, ठीक है। सो यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन में एक और मिसाल मैं आपके साथ देता हूँ। ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अब देखो, बंदा सोचता है वॉकिंग भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है, वर्ब भी वही है, चेंज क्या आ रही है, फिर रिलेशन बदला। वॉकिंग वर्ब, ऑन द रोड यानी सड़क पर चल रहा है, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड यानी सड़क के साथ साथ चल रहा है। जब हम कहते हैं वॉकिंग ऑन द रोड, इसका मतलब सड़क के ऊपर चल रहा है, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। सो साबित हुआ प्रेपोजिशंस वो अल्फाज होते हैं जो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक़ जो है, रिलेशन जो है, वो जोड़ते हैं किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ या किसी वर्ब के साथ। क्लियर, ठीक। चलें अब इसके आ जाते हैं हम यूजेज पे। इन्हीं को कॉमन एरर्स भी आप कह सकते हैं, इन्हीं को यूजेज भी कह सकते हैं, यूजेज ऑफ डिफरेंट प्रेपोजिशंस, ठीक है। मसलन मिसाल के तौर पर ये सारे हमने तकरीबन 90% हमने पढ़े होंगे। एक नए अंदाज में समझ लो हम रिवाइज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एट इज़ यूज्ड। एट कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमने देखा था एट यूज़ होता है नंबर 1 एग्जैक्ट टाइम के लिए, यानी एग्जैक्ट टाइम दिया हो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, दैट इज़ वी यूज एट। फिर एट हम यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ डे, दिन के जो पहर है, हर पहर के लिए नहीं, लेकिन मिड नाइट, एट मिड नाइट, ठीक है, मिड डे। इसी तरह नाइट के लिए यूज़ होगा, ठीक है। 3 प्रेपोजिशन, 3 यूजेज ऐसे हैं, 3 पहर ऐसे हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जिसके साथ एट नहीं लगता, उनके साथ इन द लगता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। उसके अलावा जितने भी पहर हैं, सनसेट, सनराइज, मिडनाइट, नाइट, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, हम इनके साथ एट लगाते हैं, ठीक। उसके बाद आ गया फंक्शंस एंड ओकेजन्स के लिए, कि कहीं पे फंक्शन हो रहा है किसी जगह पे, वो जगह की सेंस भी वही है और टाइम की सेंस भी वही है। मतलब मीन्स मैं उसको कहाँ मिला, मैं कहता हूँ यार उसको मैं शादी पर मिला। इसका मतलब है, इसके 2 मीनिंग है कि जब मैं शादी पे गया हुआ था या जहाँ मैं शादी पे गया हुआ था, तो मैं क्या लगाऊंगा, एट लगाऊंगा, ठीक। सो एट का यूजेज क्या हुआ कि एट यूज़ होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, पार्ट्स ऑफ डे के लिए, एट यूज़ होता है फंक्शंस के लिए, और एट यूज़ होता है ओकेजन्स के लिए, ठीक। मिसाल के तौर पे मिसालें हम आपके सामने देता हूँ। आई अराइव्ड देयर एट 10:30, मैं 10:30 बजे वहाँ पहुँच गया।
आई अराइव्ड देयर एट 10:30। इसी तरह ही लेफ्ट हिज हाउस एट सनसेट। ही लेफ्ट हिज हाउस, देखो ना पार्ट्स ऑफ डे हो गया। ही लेफ्ट हिज हाउस, कब छोड़ा उसने? एट सनसेट, यानी मगरब के वक्त। ठीक, एक और मिसाल, आई मेट हिम एट द मैरिज सेरेमनी। मैं उसको कहाँ मिला? मैरिज सेरेमनी पे मिला। तो ये जगह की सेंस में भी ठीक है। मैं उसको कब मिला? शादी पे मिला, यानी जब वो शादी पे आया हुआ था। कहाँ मिला? शादी पे मिला, जहाँ वो शादी पे आया हुआ था। तो दोनों सेंस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ गया रूल नंबर 2, यूजेज नंबर 2 कि ऑन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ऑन आपको बच्चों पढ़ाया था डेज के लिए, कोई भी दिन, 7 डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। डेज के लिए, इंपॉर्टेंट डेज के लिए, एवरी डे दैट इज गिवन अ नेम इज एन इम्पॉर्टेंट डे। हर दिन जिसको एक नाम दे दिया जाए वो अहम दिन होता है, वो इम्पॉर्टेंट डे बन जाता है। इम्पॉर्टेंट डेज, और उसके बाद डेट्स के लिए, तारीखों के लिए, यानी वो कब पैदा हुआ? मैं कहता हूँ 30 अगस्त को, तो ऑन 30 अगस्त। तो ऑन कहाँ का इस्तेमाल होगा? डेज, इम्पॉर्टेंट डेज और डेट्स के लिए। ठीक, मिसाल देखें, वी वेंट टू द मूवी ऑन संडे। हम मूवी पे कब गए? संडे को गए। वी वेंट टू द मूवी ऑन संडे। ही गेव मी अ गिफ्ट ऑन ईद। उसने ईद पर मुझे गिफ्ट दिया, अहम दिन हो गया। ईद हर दिन को तो नहीं हम कहते। ही गेव मी अ गिफ्ट ऑन ईद। पाकिस्तान वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 14th अगस्त। पाकिस्तान वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 14, यानी पाकिस्तान 14 अगस्त को कायम हुआ। पाकिस्तान वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 14th अगस्त। ठीक, इसी तरह इन को हम देखते हैं। इन कहाँ का इस्तेमाल होता है? इन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ईयर्स के साथ, सालों के नाम। 1980, 1985, 2000, 220, 2020 या 2021 या 2018, ये एग्जैक्ट ईयर हो गया। ईयर्स के लिए मंथ्स, 12 महीने हैं, किसी के साथ भी हम क्या लगाएंगे? इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर। इसी तरह सेंचुरीज़ के लिए, सदियों के लिए, लेकिन इनके साथ द ज़रूर लगता है। इन द 20th सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी, इन द 6th सेंचुरी, यानी होली प्रॉफिट वॉज बॉर्न इन द 6th सेंचुरी। ठीक, इस तरह। उसके बाद सम पार्ट्स ऑफ द डे, फिर कुछ पार्ट जो मैंने पहले कहा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। तीनों के लिए हम क्या लगाते हैं? इन। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज बॉर्न इन 1970। वो कब पैदा हुआ? 1970 में पैदा हुआ, 1970। ठीक, आई वॉज बॉर्न इन अगस्त। मैं अगस्त में पैदा हुआ, अब महीना आ गया, आई वॉज बॉर्न इन अगस्त। ठीक, इसी तरह शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द 16th सेंचुरी। कि शेक्सपियर कब पैदा हुआ? कहते जी शेक्सपियर 16th सेंचुरी को पैदा हुआ। ठीक, आई गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। मैं शाम को वॉक के लिए जाता हूँ। तो देखो इन चारों सेंस में हमने इसके साथ क्या लगाया? इन लगाया। ठीक, अब ये यूजेज हैं, इसका मतलब जहाँ इनको हम गलत इस्तेमाल करेंगे वो एरर बन जाएगा। ठीक, इसी तरह बिफोर और अगो दोनों का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब भी क्या है? पहले। अगो का मतलब भी क्या है? पहले। बिफोर लगता है एग्जैक्ट टाइम से पहले। ये आपको रूल पढ़ाया था कि एक तो एग्जैक्ट टाइम से पहले लगता है और जगह में भी पहले लगता है, यानी मीन्स एग्जैक्ट टाइम, यानी 10 बजे से पहले, बिफोर 10 o'clock। इतवार से पहले, बिफोर संडे। लेकिन बिफोर लगा भी कहाँ? उस वक्त से पहले, बिफोर संडे, बिफोर 10 o'clock। अगो लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 10 साल पहले। अब 10 साल कौन सा टाइम है? ये पीरियड है। 10 मिनट पहले, 10 घंटे पहले। लगना मतलब इसका भी पहले है, लेकिन इसे लगना है वक्त के बाद। 10, ये नहीं कहेंगे अगो 10 आवर्स, 10 आवर्स अगो, 15 ईयर्स अगो, 10 मिनट्स अगो। ठीक है, अगो कहाँ लगेगा? बाद में। बिफोर लगेगा पहले। मिसाल के तौर पे, ही केम टू द शॉप बिफोर 19:30 AM, यानी 9:30 AM का मतलब मॉर्निंग, 9:30 से पहले ही वो आ गया। ठीक, डिड यू सी हिम बिफोर सनसेट? क्या उसको तुमने मगरब से पहले देखा? डिड यू सी हिम? आई सॉ हिम इन द क्लास 30 minutes अगो। कहता मैंने उसको क्लास में देखा था। कब देखा था? 30 minutes अगो, 30 मिनट पहले। ठीक, ही केम टू पाकिस्तान 10 years अगो। वो 10 साल पहले पाकिस्तान आया था। ठीक, तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सो बिफोर और गो बड़ा वाज़ेह फ़र्क आ गया। दोनों का मतलब है पहले। एक लगता है एग्जैक्ट टाइम से पहले, एक लगता है पीरियड से पहले। ठीक,
उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 5 पे। फॉर और सिंस में क्या फ़र्क है, ये भी आपको टेंसेस में भी पढ़ाया हुआ है, प्रेपोजिशन में पढ़ेगा। फॉर हम लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड यानी 10 साल से, मतलब इसका से होता है। सिंस का मतलब भी से होता है, ठीक है। सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए, यानी वो 10 बजे से पढ़ रहा है तो सिंस, 10 घंटे से पढ़ रहा है फॉर, क्योंकि पीरियड होगा फॉर। 10 साल से रह रहा है फॉर, 1980 से रह रहा है सिंस, ठीक जी। आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 10 years, यानी आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 10 years. He has been teaching in this college since 1990. He has been teaching in this college since 1990. ठीक, since लगाएंगे हम। उसके बाद आ गया कि जब कोई जगह बताई गई हो, एट का एक और इस्तेमाल, और ये अक्सर स्टूडेंट एरर करते हैं। जब कोई जगह बताई गई हो, लोकेशन बताई गई हो, प्लेस बताई गई हो, ठीक है, उसमें मैटर नहीं करता कि आप उस जगह के अंदर हैं या उस जगह से बाहर है। मतलब मैं कहूँगा यार उसको कहाँ मिले थे, मैं कहता यार स्टेशन पर मिला था। अब ये जुमला कतई तौर पर ये नहीं बता रहा कि वो स्टेशन के अंदर खड़ा था या स्टेशन के बाहर खड़ा था। दरवाजे के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। मेन जगह वहाँ स्टेशन थी, तो हम क्या लगाएंगे, एट। क्या लगाएंगे, एट, ठीक। सो एट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द एग्जैक्ट प्लेस और लोकेशन विच डजंट मीन whether you are inside or outside. मसलन I met him at the station, यानी मैं उसे स्टेशन पर मिला। He was standing at the door when I saw him, वो दरवाजे पर खड़ा था। अब दरवाजे से 2 कदम बाहर भी हो सकता है, फिर भी दरवाजे पे है। दरवाजे की बिल्कुल दहलीज पे हो सकता है, फिर भी दरवाजे पे है, ठीक है। He was standing at the door when I saw him, जब मैंने उसको देखा। I met him at the party, मैं उसे कहाँ मिला, पार्टी पर मिला। आगे जो मिसाल मैंने दी कि पार्टी पर मिला मीन जहां वो पार्टी पर गया हुआ था, ठीक। इसी तरह एट का हम यूज़ करते हैं जब हम कोई बर्थ प्लेस बतानी हो, यानी हमने कोई बर्थ प्लेस बतानी हो और वो छोटी जगह हो, कोई कस्बा हो, गांव हो, छोटा शहर हो, तो हम क्या लगाएंगे, एट। और अगर कोई बड़ी जगह हो तो हम क्या लगाएंगे, इन। मतलब मिसाल के तौर पे बड़ी जगह के लिए इन, छोटी जगह के लिए एट, बर्थ के लिए। मसलन मिसाल के तौर पे अनवर वॉज बॉर्न एट वजीराबाद, एट समड़ियाल, एट डस्खा। ये अब छोटे छोटे क्या हैं, क्या हैं, गांव हैं या कस्बे हैं, एक कस्बे का नाम है, ठीक। इसी तरह तारिक वॉज बॉर्न इन कराची, कराची बड़ा शहर है। तारिक वॉज बॉर्न इन लाहौर, तारिक वॉज बॉर्न इन इस्लामाबाद। तो जो बिग सिटीज़ हैं उनके लिए हमने क्या लगाया, इन। जो स्मॉल हैं उनके लिए हमने क्या लगाया, एट, ठीक। इसी तरह जब हम कोई रेजिडेंशियल प्लेसेस का जिक्र करते हैं, अगर तो एक जगह हो, अगर एक जगह हो, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, हम इन नहीं लगाएंगे। मैं घर में रहता हूँ, आई लिव इन अ हाउस। मैं झोंपड़े में रहता हूँ, आई लिव इन अ हट। मैं शहर में रहता हूँ, आई लिव इन द सिटी, इन नहीं लगेगा। लेकिन जब 2 जगहों का जिक्र आ जाए, उनमें से एक बड़ी हो और एक छोटी हो, तो छोटी के साथ एट लगेगा, बड़ी के साथ इन लगेगा। मसलन मैं सियालकोट मॉडल टाउन में रहता हूँ, सियालकोट अस्करी कॉलोनी में रहता हूँ, सियालकोट रंगपुरा में रहता हूँ। तो अब इसमें सियालकोट बड़ी जगह और रंगपुरा अस्करी कॉलोनी मॉडल टाउन ये उसके हिस्से हैं। तो जो हिस्से हैं उनके साथ क्या लगेगा, एट। और जो बड़ा शहर है उसके साथ क्या लगेगा, इन, ठीक। सो मिसाल के तौर पे ही लिव्स इन सियालकोट एट मॉडल टाउन, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 8। अब आ गया हम रूल नंबर 9 के ऊपर। रूल नंबर 9 जो है ये यूज़ करता है कि इन और इन साइड में क्या फ़र्क है। इन कब लगाएंगे, इन साइड। इन का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ की हदूद में हो, किसी चीज़ की हदूद में हो, साकन हो या हरकत में हो। वो कमरे में बैठा है, ही इज सिटिंग इन द रूम, वो कमरे में चल रहा है, ही इज़ वॉकिंग इन द रूम, हमने इन लगा दिया। इन साइड कब लगाते हैं, जब कोई बंदा स्पेसिफिकली, कई जगह हैं, मतलब कॉलेज के अंदर कई कमरे हैं,
मतलब कॉलेज के अंदर जो कुछ है वो इन है। जैसे मैं कहूँ ही इज़ इन कॉलेज, इसका मतलब कॉलेज के अंदर है, कहीं भी है, कॉलेज के अंदर है, कहीं भी है। लेकिन अगर मैं उसमें से मखसूस करना चाहूँ, ध्यान सुने, मखसूस करना चाहूँ कि वो कॉलेज में कमरा नंबर 10 में है, तो मैं कहूँगा ही इज़ इनसाइड रूम नंबर 10 इन द कॉलेज। कॉलेज के लिए नहीं लगेगा क्योंकि कॉलेज बड़ा है, उसके अंदर कई कमरे हैं, 50 कमरे हैं, तो हम कहेंगे उसमें रूम नंबर 1 में है, रूम नंबर 10 में है, रूम नंबर 30 में है। स्पेसिफाई कर देंगे तो उसके साथ क्या लगेगा, इनसाइड। स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जनरलाइज कर देंगे तो लगेगा इन। और अगर एक ही हो तो फिर भी नहीं लगता है, ठीक है जी। उसके बाद मसलन सारा इज सिटिंग इन हर रूम, सारा अपने कमरे में बैठी है, इसका मतलब वो कमरे की हदूद में है, ठीक है। बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन, अब देखो ना, खेल रहे हैं, उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन वो गार्डन की हदूद में है, ठीक है। द टीचर वॉज टीचिंग इन साइड द हॉल, द टीचर वॉज टीचिंग इन साइड द हॉल, कि टीचर जो है हॉल में टीच कर रहा था। द टीचर वॉज टीचिंग इन साइड द हॉल, ठीक। अब देखो मखसूस कर दिया। ऑल द बॉयज़ आर सिटिंग इन साइड रूम नंबर 16, यानी 16 नंबर कमरे में बैठे हैं, इन साइड रूम नंबर 16। इसी का उल्ट कर लें, रूल नंबर 10 जो है इसी का उल्ट हो गया कि आउट हम लगाएंगे जब कोई चीज़ किसी हदूद से बाहर हो, कहीं भी हो, किसी हदूद से बाहर हो, कहीं भी हो, तो हम क्या लगाएंगे, आउट। और आउटसाइड हम कब लगाएंगे, जब कोई चीज़ बाहर है लेकिन करीब है, बाहर है लेकिन करीब है, यानी सेंस की है कि बोलने वाले को पता है कि ये बाहर, मतलब मैं कहता हूँ ये बाहर कौन खड़ा है, तो मैं नहीं कहूँगा हु स्टैंडिंग आउट, मैं कहूँगा हु स्टैंडिंग आउटसाइड, क्योंकि ये करीब है। लेकिन फ़र्ज़ करें कोई पूछता है अनवर कहाँ गया, मैं कहते हैं बाहर गया कहीं, अब बाहर कहीं भी जा सकता है, तो मैं कहूँगा अनवर हैज़ गॉन आउट, ठीक। मिसाल देखें, ही हैज़ गॉन आउट फॉर ए वॉक, वो वॉक के लिए बाहर गया, बाहर कहाँ गया नहीं पता, करीब है, दूर है, बहुत दूर है, वॉक के लिए गया है, ठीक। हु इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा, नेचुरली दरवाज़ा कोई मील दूर तो है नहीं है, यकीनन दरवाज़ा मेरे करीब होगा, और मैं कह रहा हूँ दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, इसका मतलब जो पता है बाहर के बाहर को खड़ा है कौन है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। इसी तरह एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल नंबर 11 जो है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि इनटू जो है हम कब इस्तेमाल करते हैं, इनटू। ध्यान सुने, जब कोई चीज़, और ये भी एरर अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो इन लगा देते हैं, वो पानी में छलांग लगा रहा है, ही इज़ जंपिंग इन द वाटर, गलत। वो कमरे में जा रहा है, ही इज़ गोइंग इन द रूम, गलत। जब कोई चीज़ किसी जगह के बाहर से अंदर की तरफ हरकत करके आए या सिर्फ उसका तासुर दे, हरकत करके आए या उसका तासुर दे, दोनों सूरतों में हम उसके साथ क्या लगाते हैं, इनटू। मसलन बॉयज़ आर वॉकिंग इनटू द फील्ड, इसका मतलब है कि वो बाहर थे और बाहर से अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ये बाहर से अंदर, ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, इसका मतलब है पहले वो कमरे से बाहर था, अब कमरे के अंदर जा रहा है। ही इज़ लुकिंग इनटू द मिरर, इसका मतलब है ये फ़र्ज़ करें मिरर है, ये मिरर है और मैं इसमें देख रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग इनटू, मैं मिरर के अंदर तो नहीं चला गया ना, तो आई एम लुकिंग इनटू द मिरर, ठीक। ये इनटू का इस्तेमाल आ गया। इसी तरह हम जब इस्तेमाल करते हैं, ये अक्सर 3 यूजेज हैं, ऑन, ओवर, अबव, सबका मतलब होता है ऊपर या पर। बड़ा इजी फ़र्क है, आपको ये पहले भी मैंने बताया था और इसी तरह मिसाल दे के बताया था। ये मेरे हाथ में गिलास है, ये इस वक्त टेबल के ऊपर पड़ा है, टच कर रहा है, हम क्या लगाएंगे, ऑन। अगर इसको मैं उठा लूँ लेकिन ये टेबल के बिल्कुल ऊपर हो तो हम क्या लगाएंगे, ओवर। अगर मैं इसको साइड पे कर दूं, अब ये टेबल के ऊपर नहीं, टेबल से अलग हो गया है, लेकिन निस्बतन ऊपर है, तो हम क्या लगाएंगे, अबव। सो याद रखें, ऑन का मतलब है बिल्कुल ऊपर, टच कर रहा हो। ओवर का मतलब है बिल्कुल ऊपर, टच ना कर रहा हो। अबव का मतलब है बेशक साइड पे हो लेकिन निस्बतन ऊपर, उस चीज़ की निस्बतन ऊपर हो, तो हम क्या लगाएंगे, हम कहेंगे ये अबव है,
मिसाल इसकी मैं देता हूँ आपके सामने। योर बुक इज़ ऑन द टेबल, तुम्हारी किताब टेबल पर है, टेबल पर पड़ी है, ठीक है। द सीलिंग फैन इज़ ओवर द टेबल, सीलिंग फैन जो है टेबल के बिल्कुल ऊपर है, इसका मतलब खुदा ना खास्ता फैन गिरे तो सीधा टेबल पे आगे गिरेगा। द ट्यूब लाइट इज़ अबव द टेबल, ट्यूब लाइट जो है, देखो ये ट्यूब लाइट है, इट इज़ अबव द टेबल, इसका मतलब है कि वो टेबल के ऊपर नहीं, अगर गिरे तो वो टेबल पे नहीं गिरेगी, लेकिन टेबल की निस्बतन ऊपर है। द ट्यूब लाइट इज़ अबव द टेबल, उसकी निस्बतन। इसी को ऑपोजिट कर दें रूल नंबर 13 में तो उल्ट हो जाता है। उल्ट क्या है? अंडर, अंडर का मतलब है नीचे, बिलो, बिलो का मतलब भी है नीचे। फ़र्क क्या है? कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे हो, मसलन मेरे ये ग्लास है, फ़र्ज़ करें ये मेरे हाथ के बिल्कुल नीचे और टच कर रहा है तो ये इसके अंडर है। एक किताब पड़ी है, किताब उसके नीचे पड़ी है तो वो अंडर है उसके। बिलो फिर निस्बत को ज़ाहिर करती है, जैसे अबव है इस तरह बिलो है, ठीक है। बिलो लगाएंगे जब निस्बतन हो, मसलन मैं अगर मैं कहूँ आई एम सिटिंग अंडर द फैन, इसका मतलब मेरे सर के ऊपर फ़ैन है। आई एम सिटिंग बिलो द फैन, इसका मतलब फ़ैन मेरे ऊपर है निस्बतन, मैं उससे नीचे हूँ निस्बतन, लेकिन वो तरफ परे करके, ठीक है, तो हम कहेंगे बिलो, ठीक। मिसाल के तौर पे योर शूज़ आर अंडर दैट टेबल, तुम्हारे जूते उस टेबल के नीचे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल नीचे हैं, अंडर दैट टेबल। द स्विच बोर्ड इज़ बिलो द ट्यूब लाइट, स्विच बोर्ड जो है बिलो द ट्यूब लाइट है, इसका मतलब क्या है कि स्विच बोर्ड जो लगा हुआ है वो ट्यूब लाइट अलग लगी हुई है, बोर्ड अलग लगा हुआ है, उसकी निस्बतन नीचे लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम निस्बत। सो जिस तरह ओवर अबव है या इसी तरह अंडर और बिलो है, ठीक। अब हम आ जाते हैं बच्चों रूल नंबर 14 पे। रूल नंबर 14 ये कहता है कि अगर किसी चीज़ को हम ज़रिए के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सोर्स बनाएं, अगर सब्जेक्ट स्टिल है और सोर्स एक्टिव है, मतलब मैं बस पर लाहौर जा रहा हूँ तो लाहौर सोर्स क्या है? बस, मैं साकन हूँ, बस चल रही है, तो मैं क्या लगाऊंगा? बाय, क्या लगाऊंगा? बाय। लेकिन अगर उल्ट कर दें, अगर सोर्स साकन हो जाए और सब्जेक्ट हरकत में हो, मतलब चोर खिड़की के रास्ते आया, अब ज़रिया क्या है? खिड़की, हरकत में कौन है? चोर, हम क्या कहेंगे? द थीफ केम बाय द विंडो, नहीं, थ्रू द विंडो, ठीक। और तीसरा ये है कि जब किसी सोर्स को हम खुद हैंडल करके काम लें उससे, यानी मीन्स की लगाना है तो थोड़े को हमने सोर्स बनाया, लिखना है तो कलम को हमने सोर्स बनाया, फिर हम विद लगाएंगे। तो जब सोर्स क्या हो? हरकत में हो तो बाय लगाएंगे, सोर्स साकन हो विद लगाएंगे, सोर्स को खुद हैंडल करेंगे तो थ्रू लगाएंगे, सोर्स को खुद पकड़ के हैंडल करेंगे तो विद लगाएंगे। एग्जाम्पल देखें, आई वेंट टू लाहौर बाय बस, मैं बस के ज़रिए लाहौर गया, तो बस क्या हो गई? बस सोर्स हो गई, ठीक। द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू द विंडो, अब देखो ना, जब मैंने कहा मैं बस के ज़रिए लाहौर गया तो बस हरकत में थी, मैं साकन था, लेकिन द थीफ एंटर्ड द रूम थ्रू द विंडो, खिड़की के रास्ते आया, अब खिड़की साकन थी, चोर हरकत में था, ठीक। आई रोट अ लेटर विद ए पेन, यानी मैंने लेटर जो है वो किसके ज़रिए लिखा? पेन के ज़रिए। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ मुख्तसर से एरर्स हैं, बल्कि यूजेज हैं, इसके डबल यूजेज मैंने आपको लेक्चर नंबर 15 और 16 में पढ़ा चुका हूँ, उधर से इनको ज़्यादा पढ़ें, इधर से सिर्फ गो थ्रू करें, ठीक। इसी तरह फ़र्क आ जाता है कि विद हम कब लगाते हैं, अलोंग कब लगाते हैं, अलोंग विद कब लगाते हैं। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ हो, जनरल सेंस में हो, ठीक है, बस आई एम सिटिंग विद माई फादर, आई एम टॉकिंग विद माई फादर, ठीक है, हम इस तरह की सेंस हो तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? विद। अलोंग कब लगाते हैं? जब एक चीज़ साकन हो, दूसरी हरकत में हो। ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड, इसका मतलब है सड़क तो रुकी हुई है, सड़क के साथ साथ चल रहा, सड़क रुकी है वो चल रहा है, सड़क साकन है वो चल रहा है। ही इज़ वॉकिंग अलोंग द ट्रेन, ट्रेन रुकी हुई है वो चल रहा है, इसका मतलब है अलोंग लगेगा। अलोंग विद तब लगता है जब दोनों चीज़ें एक ही सिचुएशन में हो, दोनों एक ही सिचुएशन, मतलब ही इज़ रनिंग अलोंग विद द ट्रेन,
या along with the bus, इसका मतलब बस भी चल रही है और वो भी उसके साथ साथ भाग रहा है। तो फिर सुन लें, with जब जनरल सेंस हो, along जब एक चीज़ हरकत में हो और दूसरी, एक साकन हो और दूसरी हरकत में हो, और along with जब दोनों चीज़ें साथ साथ हों और सेंस ये दी जा रही हो कि ये दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब आई एम गोइंग टू लाहौर अलॉन्ग विद माई फादर, इसमें हम जनरल सेंस में ये भी कह सकते हैं आई एम गोइंग टू लाहौर विद माई फादर, लेकिन अलॉन्ग विद से वाजे हो जाता है कि हम दोनों, मसलन आई एम रनिंग विद माई फ्रेंड, नहीं, आई एम रनिंग अलॉन्ग विद माई फ्रेंड, क्योंकि वो भी भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूँ, हम दोनों भाग रहे हैं। अब यहाँ मैं कभी अलॉन्ग लगा ही नहीं सकता कि आई एम रनिंग अलॉन्ग माई ब्रदर फ्रेंड, ये तो गलत हो गया। आई एम रनिंग अलॉन्ग द वॉल, ये भी हो सकता है, वॉल साकर है, मैं चल रहा हूँ, लग सकता है। मिसाल देखें, आई वेंट टू लाहौर विद माई फादर, अब देखो ये जनरल सेंस है, मैंने जब कहा यहाँ विद भी लग सकता है, यहाँ अलॉन्ग विद भी लग सकता है। अलॉन्ग विद का मतलब होगा वाजे तौर पर दोनों हरकत में है। विद जनरल सेंस में वो अपने दोस्त के साथ बैठा है, ही सिटिंग विद हिज फ्रेंड, ठीक है। इसी तरह ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, अलॉन्ग का मतलब है एक साकन है और एक उसके साथ साथ चल रहा है, ठीक। और असलम एंड अनवर आर रनिंग अलॉन्ग विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ साथ जो है वो चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, ठीक। इसी तरह ऑन इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट, जब कोई चीज़ एट रेस्ट पे होती है। अब ये फ़र्क है ऑन और अपॉन का, रूल नंबर 16 कि ऑन में और अपॉन में क्या फ़र्क है। ऑन जो है जब कोई चीज़ साकन होगी उसके लिए यूज़ होगा, पर की सेंस में, ठीक है। और अपॉन पर या ऊपर, पर या ऊपर, और अपॉन यूज़ होगा जब वो चीज़ मोशन में होगी, हरकत में होगी। मसलन ही सैट ऑन अ चेयर, वो कुर्सी पर बैठ गया, साकन हालत। द कैट स्प्रेंग अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली ने छलांग लगाई टेबल के ऊपर से। अब वो जब हरकत में है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, अपॉन, जब वो साकन है तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, ऑन। क्लियर? अच्छा जी, अब हम आ जाएं रूल नंबर 17 पे। रूल नंबर 17 में हम फ़र्क देखेंगे बच्चों, विद और बाय। ये दो लफ्ज़ हैं जो हम फिर सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। कोई चीज़ किसी चीज़ से, उससे ऐसा हुआ, फ़लानी चीज़ से ऐसा किया गया, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे उसने चाकू से कत्ल किया, तो जब जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो चीज़ होती है, उसका जिक्र किया जाए तो हम विद लगाएंगे, यानी किल्ड विद ए नाइफ, विद ए डैगर, विद ए सॉर्ड हम कह सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर एजेंट मुराद हो, यानी बंदा, ठीक है, मसलन मीन्स ही वॉज किल्ड विद हिज ब्रदर, नो बाय हिज ब्रदर, यानी इसका मतलब उसके भाई ने, वहाँ भी मुराद से है कि उसके भाई ने, यानी उसने तलवार से कत्ल किया, विद ए सॉर्ड, उसके भाई ने कत्ल किया, बाय हिज ब्रदर, ही वॉज किल्ड बाय हिज ब्रदर, तो हम क्या लगाएंगे, बाय। तो जब एजेंट की बात हो रही होगी, जिसकी वजह से, जिसने वो काम किया है, तो हम क्या लगाएंगे, बाय। और जब बाय। और जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज़ की बात करेंगे जिससे वो काम हुआ है, जैसा पेन के साथ में लिखा विद, तलवार के साथ ये किया विद, तो हम क्या लगाएंगे, विद। माइनर सा फ़र्क है लेकिन बहुत बुनियादी फ़र्क है जो स्टूडेंट्स करते हैं। ही किल्ड टू बर्ड्स विद वन शॉट, यानी एक गोली, शॉट का मतलब एक फायर, एक गोली। अब गोली क्या बनी है, जरिया, और उसे दो परिंदे एक गोली से मार दिए, ठीक। इसी तरह ही वॉज स्टैब्ड बाय अ मैड पर्सन, ही वॉज स्टैब्ड बाय अ मैड पर्सन, यानी एक मैड, स्टैब क्या होता है, पीछे से किसी ने आपको मार के कत्ल कर दिया हो तो हम कहेंगे, ये छुरा खोंक दिया हो तो हम कहेंगे ही वॉज स्टैब्ड बाय अ मैड पर्सन। तो ये हो गया रूल नंबर 17। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 18 पे। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर ये भी एरर होता है और कॉमन एरर्स में आता है। ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ओइंग टू, तीनों का मतलब होता है की वजह से। आम इंग्लिश में की वजह से के लिए आम तौर पे हम लगाते हैं ड्यू टू, ठीक है, लेकिन और वो एक्सेप्टेबल भी होता है, ग्रामर में भी लिख दें, ट्रांसलेशन में भी लिख दें, इट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन स्पेसिफिकली अगर कॉमन एरर्स में आ जाए तो देन यू हैव टू सी द डिफरेंस। एंड व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ये है
कि ड्यू टू नाउन के लिए यूज होता है, यानी वजह बयान करता है नाउन की। जो नाउन की वजह बयान करे वो ड्यू टू है, नाउन के अलावा किसी भी चीज़ की वजह बयान करे वो ओइंग टू है या बिकॉज ऑफ है। ठीक है, मसलन ही इज़ स्लीपिंग या ही इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। ठीक है, यानी ही इज़ नॉट वर्किंग काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा अपनी बीमारी की वजह से। तो काम ना करना अमल हो गया, अमल की वजह बनी। लेकिन मैं कहूँगा हिज डिजीज़ इज़ बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, कि उसकी बीमारी जो है वो केयरलेसनेस की वजह से। अब ये गलत हो गया। हिज डिजीज़ नाउन है, वर्ब नहीं है। इज़ ड्यू टू, वहाँ हम ड्यू टू इस्तेमाल करें। सो ड्यू टू स्पेसिफिकली नाउन के लिए यूज़ होगा, जबकि बिकॉज ऑफ और ओइंग टू ये दोनों जो हैं ये किसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी नाउन के अलावा हर सेंस। जनरल सेंस में, आम इंग्लिश में, बोलचाल में हम ड्यू टू हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, शी डिड नॉट गो देयर ड्यू टू गो, शी डिड नॉट गो देयर ड्यू टू रेन। आम इंग्लिश में ठीक है, वैसे गलत है, कॉमन एरर में गलत। जब कॉमन एरर में आ जाए, आम लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, कॉमन एरर में लिखेंगे तो गलत है। इधर आना चाहिए बिकॉज ऑफ रेन या ओइंग टू रेन, या हिज एब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी, एब्सेंस इज बिकॉज ऑफ इलनेस। ठीक है, हिज एब्सेंस इज बिकॉज ऑफ इलनेस। हिज डेथ इज बिकॉज ऑफ कैंसर, गलत। डेथ इज नाउन, डेथ इज नाउन, एब्सेंस इज नाउन, इसके साथ बिकॉज ऑफ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ड्यू टू। क्या लगेगा, ड्यू टू, कि हिज एब्सेंस इज बिकॉज ऑफ इलनेस, हिज डेथ इज बिकॉज ऑफ की जगह ड्यू टू इलनेस, हिज डेथ इज ड्यू टू कैंसर, यानी उसकी डेथ जो है वो कैंसर की वजह से, तो हिज डेथ इज ड्यू टू कैंसर। सो हम इस सेंस में इसको यूज़ करें। सो ये थे बच्चों रूल्स, और इन रूल्स को फिर वही ये मुख्तसर रूल 18 रूल्स हैं सारे। मैंने आपको कोई 40 रूल्स पढ़ाए थे जब मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया था। तो फिर मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखा करें, लेक्चर नंबर 15 एंड लेक्चर नंबर 16। ठीक है, मुझे उम्मीद है, चूँकि ये रूल्स वो थे जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई थी, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी और इसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, बेल आइकॉन को भी क्लिक करेंगे। ये सब कुछ किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। ये एसेट्स हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये एसेट्स हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह अब इसके हम ज़रा कन्फ्यूज्ड एरर शुरू करेंगे, यानी मिसलेनियस यूजेज, कंडीशनल यूजेज, कि कंडीशनल गलतियाँ क्या होती हैं, मिसलेनियस गलतियाँ क्या होती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम समझते हैं कि ठीक है, हम जिस तरह समझते हैं ठीक, उस तरह वो गलत होता है। इसके बाद फिर आएंगे 200 कन्फ्यूज्ड एरर्स, वो मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा उसकी, लेकिन वो एरर्स की कॉन्टीन्यूटी होगी, वो इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ की ही कॉन्टीन्यूटी होगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर जो है उसकी समझ आई होगी, पसंद आया होगा। इसको इसी तरह देखते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।